मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। नमस्ते, जोहार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो? आई होप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। आप देख सकते हैं कि क्लास 12th के लिए भूगोल यानी कि ज्योग्राफी है ना, जियोग्राफी लेके आए हैं आप लोगों के लिए। और मैं बता दूं कि ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है, ये सिर्फ प्री के लिए नहीं होगा, बिल्कुल ये मेंस के लिए भी हम कह सकते हैं, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों के लिए। जो आज होगा फुल्ली कॉन्सेप्ट बेस्ड। अगर आज आपने पूरा वीडियो ये देख लिया तो फिर ज्योग्राफी में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा गारंटी है। कॉन्सेप्ट के साथ होगा जो कभी भूलेंगे नहीं, और साथ ही साथ ऐसा निमोनिक हम देंगे कि एक बार देखेंगे और बोला यार ये आंसर तो यही होगा। और जो तैयारी गवर्नमेंट का कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और 11th के लिए 10th के लिए वो भी देखेंगे तो उनको भी बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि 11th 12th यही सब तो होते हैं कंपटीशन में मेनली। और 12th के लिए नोट प्री के लिए होगा, बट ऑल्सो मेंस के लिए भी होगा ये वीडियो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, और लास्ट में जरूर कमेंट आप लोग कीजिएगा कि ये लेक्चर रियली में कैसा, अक्की सर सिर्फ बोलते हैं या रियली में बहुत ही अच्छा वीडियो है। इस कॉन्सेप्ट को आप, ये पूरा जो आज मैं बताने वाला हूँ पूरा ज्योग्राफी का निचोड़ है। और अगर आप ये लेक्चर देखते हैं, वीडियो अंत तक देखते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के साथ, तो आप देखिएगा कि जो और भी जो मॉडल सेट है झारखंड का, तो वो भी आपसे बनना स्टार्ट होगा। 75% हर मॉडल सेट के क्वेश्चन बनेंगे। आज मैं वो रामबाण आपको देने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? देखिए, आप लोग को पता होगा, आपने देखा होगा तो आंसर पता चल गया होगा, लेकिन है क्या? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा उपक्षेत्र। तो सबसे पहले ये होता है कि मानव भूगोल के क्षेत्र होते हैं। क्षेत्र मीन्स कहें हीरो, और उसका जो सब फ्रेंड होते हैं वो उसको बोलेंगे उपक्षेत्र। क्षेत्र और उपक्षेत्र। तो समझते हैं पहले उपक्षेत्र क्या क्या, ये क्षेत्र क्या क्या होता है। सामाजिक भूगोल हो गया, नगरीय भूगोल हो गया, राजनीतिक भूगोल हो गया, जनसंख्या भूगोल हो गया, अधिवास भूगोल हो गया, आर्थिक भूगोल। अब इसके उपक्षेत्र होते हैं, समझिएगा, और अच्छे तरीके से आप लिखिएगा, नोट डाउन भी कीजिएगा, तब मजा आने वाला है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सामाजिक भूगोल उपक्षेत्र, समझिएगा इसको प्रॉपर तरीके से। एक तो क्षेत्र मैंने बता दिया, अब सामाजिक उपक्षेत्र नहीं है कि नहीं? उपक्षेत्र मैं बताना चाहूंगा कि उपक्षेत्र पहले होते क्या क्या है, समझिएगा अच्छे से। अगर ये समझ जाते हैं तो बहुत क्वेश्चन बन जाएगा। व्यवहारवादी भूगोल होता है, जो पहला ऑप्शन है, ये आपका क्या है? ये तो होता है, ये क्षेत्र है, ठीक है, ये आंसर नहीं है, ये क्षेत्र है। सामाजिक कल्याण होता है, अवकाश भूगोल होता है, सांस्कृतिक भूगोल होता है, लिंग भूगोल होता है, ऐतिहासिक भूगोल होता है, और चिकित्सा भूगोल होता है। तो आप देखिए कि इसमें कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। आप देख सकते हैं कि कौन सा नहीं है कि नहीं? सैन्य भूगोल, बिल्कुल सही। तो सैन्य भूगोल इसका आंसर जो हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये सैन्य भूगोल आंसर हो जाएगा। आंसर इसका घ होगा। आपको अब समझ में आ गया होगा, ये तुक्का मार वाला नहीं है कि अरे मार दो, या फिर एक का क होगा, घ होगा, है ना, ये सब नहीं होने वाला। ये सब मत कीजिए, आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, जो आंसर आप दे पाए। तो आंसर इसका क्या होगा? घ नंबर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, इनमें से कौन सा राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है ना? राजनीतिक भूगोल का तो मेनली मैंने बताया कि क्षेत्र और उपक्षेत्र। मैं अभी बताया कि भाई कौन कौन से भूगोल के क्षेत्र होते हैं, सामाजिक, नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, अधिवास, ये सब मेन है। तो इसके राजनीतिक भूगोल के जो है क्षेत्र है, जो इम्पोर्टेंट है, आपको 2 ही याद रख लेने हैं। एक निर्वाचन रख लेना है कि वो क्षेत्र होते हैं, और दूसरा सैन्य भूगोल क्षेत्र होता है। और क्या होता है? सैन्य भूगोल। ठीक है,
ये हो गया आपका। तो इसमें बोल रहा है कि क्षेत्र है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, निर्वाचन हो जाएगा। सैन्य तो नहीं दिया हुआ है, और सब भूगोल है, ये भौतिक भूगोल है, पर्यटन भूगोल है, चिकित्सक भूगोल है, ये सब तो उसमें होता था। ठीक है, तो आंसर इसका निर्वाचन। और अगर और एक ऑप्शन होता कौन सा, सैन्य भूगोल होता, तो हमको बोलते कि भाई दोनों होगा, निर्वाचन भूगोल भी होगा और सैन्य भूगोल भी होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आंसर 2 का को जो है वो क्यों है, निर्वाचन भूगोल ही क्यों हुआ है कि नहीं। चलिए गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर चलते हैं। जो आपका जो मेन जो क्षेत्र होते हैं भूगोल के, ये 3 ही होते हैं। एक तो आपका राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया और सामाजिक हो गया। तब देखिए हम लोग सामाजिक आर्थिक राजनीतिक देख लिए, अब आर्थिक देखते हैं कि आर्थिक भूगोल में क्या है। समझिए आर्थिक भूगोल, आर्थिक मीन्स पैसे की बात हो जाती है ना, कि इकोनॉमी कैसा है भाई, पैसे उसे किससे आ सकता है। अब देखिए संसाधन से हो सकता है, ठीक है, कृषि से भी होता है, और औद्योगिक से भी आ जाएगा। तो किससे नहीं होगा, एक ऐतिहासिक भूगोल से नहीं होगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा आर्थिक क्षेत्र का यानी कि भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो अब इसी बात कौन सा नहीं है, आंसर घ हो जाएगा, 3 का घ। देख रहे हैं ना कि कैसे आंसर, रटने से आप भूल जाइएगा, 1-2 दिन याद रहेगा, फिर आपका खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म। ठीक है, फिर एग्जाम में जाएंगे तो मालूम पड़ा अरे कुछ भी याद नहीं है, कंफ्यूजन होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और मॉडल सेट बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा आप, देखिए कितना मज़ा आता है। ठीक है, दिल से वीडियो बना रहा हूँ, और 2 वीडियो पहले भी मैंने डाला है, तो सब कुछ में एक ही चीज़ है, क्योंकि ये SST अभी मेरा चल ही रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं कि और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी है ना, आबाद देशों में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या है। अब सोचिए कि हम लोग जान रहे हैं कि 189 जो आपका HDI के थ्रू जो है उतने लोगों का, उतने देश का होता है। तो उसमें बोला 10 जो है, 10 यानी कि G10 हम बोल सकते हैं। तो G10, G7, G10 ये सब हम बताएंगे आपको कि G10 क्या होता है। ठीक है, तो उसमें से जो 10 देश हैं, उसमें से तो मेनली आपका जो है ना 60% जो मेन होता है, इस 60% सिर्फ 10 विश्व के 10 सर्वाधिक जो देश होते हैं जिसमें जनसंख्या ज़्यादा होते हैं, तो वही आपका मेन यही है, 60% रहते हैं। और उधर 190 आसपास हम लोग देख लें या 180 देख लें, उसमें से मात्र 40% ही रहता है, यानी कि शक्तिशाली G10 ही हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया कि रटेंगे तो आप कभी 60 मार देंगे, कभी 40 हो जाएगा, कभी 70 हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है। देखिए वास्तविक धन क्या होता है, आप सोचिए कि धन जिन्होंने रट लिया होगा तो अब इसी बात को होगा इसके लिए आंसर। सही बात है, कोई ही आंसर है, लेकिन क्यों है, का अगर ए ऑप्शन है तो क्यों है, क्या रीजन है। अब सोचिए संसाधन, खो नंबर को देखते हैं सबसे पहले कि देश के अन्य संसाधन, जो भी संसाधन होंगे चलेगा उससे, देश की अर्थव्यवस्था GDP NDP है कि नहीं, NNP ये सब चलेगा। ठीक है, उद्योग भी चलेगा, लेकिन वास्तविक धन अगर लोग निवास नहीं करेंगे तो कहाँ से GDP होगा, कहाँ से इकोनॉमी अच्छी होगी, कहाँ से उद्योग बढ़ेगा या फिर इंडस्ट्री बढ़ेगा, नहीं हो सकता। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, अगर आंसर की हम बात करें, क्या करें, आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, आंसर की बात देखिए, थोड़ा ये इसको नीचे करना होगा, नीचे कर लेता हूँ। अरे भैया नीचे आ जा, काहे ऊपर है कि नहीं। देखिए आंसर की बात करते हैं तो आपका सिंपल को नंबर हो जाएगा, है ना, आंसर आ जा। देखिए ये हो गया देश के निवासी, यानी कि यही सब कुछ है, बोलते हैं ना भाई हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, स्वास्थ्य ही धन है, तो यहाँ पे वास्तविक धन क्या हो, जब लोग रहेंगे तभी तो कुछ हो पाएगा ना, तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, क नंबर। ठीक है, कंटिन्यू आप बने रहिए, मजा आएगा। ठीक है, ये मत देखिएगा कि कोई 10 मिनट में कर दे रहा है, नहीं, उससे कुछ नहीं होने जाने वाला है। और ये वीडियो जो है आपके लिए लास्ट तक आप देखिए ना, देखिए कितना जो भी मॉडल सेट है वो बनता है कि नहीं, फिर हमको बताइएगा सर बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत लोग, अधिक लोग रहते हैं, बहुत अधिक लोग रहते हैं। चलिए देखिए ये सिंपल है कि ऐसा क्या,
एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत लोग रहते हैं। आर यू क्रेजी? क्या 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 क्या? आर यू क्रेजी? आप ये बोलो सिर्फ, आर यू क्रेजी? बोलोगे यस क्रेजी। अरे जैसे बोलोगे भैया क्रेजी, है कि नहीं? आप देखिए, जैसे ही आपने बोला क्रेजी तो क्या हो जाएगा? किधर चला गया? रुको रुको, ऊपर आजा भाई, है ना। जैसे आर यू बोलो, क्वेश्चन करोगे आर यू क्रेजी, बोले यस बी क्रेजी। क्या? बी क्रेजी। जैसे बी क्रेजी बोलो है, देखो बी क्रेजी है, ये आपका बी, ये हो गया क्रेजी, ठीक है, बी क्रेजी। तो आंसर हो जाएगा। बोले एशिया में बहुत अधिक स्थानों पे कम लोग और कम स्थानों पर बहुत लोग रहते हैं। आर यू क्रेजी? बोलो बी क्रेजी। अगर नहीं हो तो क्या बनो? बी क्रेजी बनो। तो इससे याद रह जाएगा आपको किसने कहा था। अगर आता है तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं। रटने का भी तरीका है कि भैया दिखे और आंसर हो जाए, ये नहीं रट रहे हैं तोता मैना की तरह एशिया में ये जॉर्ज भी, बस 2 दिन देखेंगे, तीसरा दिन चौथा दिन नहीं देखेंगे, कहानी खत्म हो जाएगा, है ना। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर आपका बी क्रेजी, है ना। तो क्रेसी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? क्रेसी। आप रिलेट करके पढ़िए, कभी नहीं भूलेंगे। अगर सोने के बाद भी अगर पूछ ले उठा के, बोले कहाँ है, बोले अरे ये आंसर होगा भाई। तो इसलिए आप क्या करें, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है? ये तो समझना होगा सघन क्या होता है, यानी कि जहां पे घनत्व ज्यादा है। तो अब सोचिए, मरुस्थल में तो भैया ऐसे लोग नहीं रहते, ये खत्म। विषुवत में तो आप बताए मैंने कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है उस क्षेत्र में, है ना। ट्रॉपिकल रीजन होता है, तो इसमें टुंड्रा, अरे टुंड्रा सबसे, ये देखिए टुंड्रा टैगा, याद होगा कि आपका कौन सा है, तो आपका उष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंध है, शीत कटिबंधीय है, और शीत में भी है ना, टुंड्रा और टैगा। टैगा सबसे ठंडा होता है, यानी कि टुंड्रा ठुटर जाते हैं ना भैया, और तब तो कहाँ लोग रहेंगे, तो नदी घाटी। और जानते हैं कि जितने भी बड़े बड़े नगर होते हैं, महानगर होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं? नदी के पास ही होते हैं, ठीक है। क्यों? कि वो इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसलिए कहाँ पे हो जाएगा आंसर? नदी घाटी क्षेत्र में हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इनमें से कौन सा जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? आप सोचिए, जीवन का महत्वपूर्ण कारक है। देखिए जीवन कब है कि नहीं? जीवन के लिए क्या है? जल की उपलब्धता तो होनी चाहिए, भू आकृति भी है, मृदा भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पूछा है तो जलवायु। मौसम की तरह तुम भी बदलना तो जाओगे, लेकिन जलवायु की तरह होना चाहिए, जलवायु की तरह बदलना नहीं भाई, है ना। जलवायु की तरह बदलेगा चलेगा, काहे कि ये 30 साल के ऊपर जब होता है ना, तब ये बदलता है, ठीक है। तो इसलिए चेंजेस तो मेन होता है कि बचा के रखना, मौसम की तरह। इसीलिए मौसम जल्दी जल्दी, यानी कि अभी है, अभी मान लेते हैं ठंडी है, थोड़ी देर बाद गर्मी हो जाएगी, बारिश हो जाएगी, तो वो मौसम की तरह। इसलिए गाना भी निकाला है, जलवायु की तरह नहीं बोलता है कि जलवायु की तरह बदलना तो नहीं जाओगे, क्योंकि उसको पता है जलवायु 30 साल के बाद होगा भाई, कोई टेंशन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ग नंबर, है कि नहीं। तो जलवायु हो जाएगा यहाँ पे। महत्वपूर्ण है कि 30 साल के बाद चेंजेस होता है। एक होता है, आपको मैंने बताया क्लाइमेट, मौसम, ठीक, मौसम की तरह तो कभी तुरंत चेंज हो जाता है, लेकिन लंबे समय अंतराल के बाद हो, यानी कि 30 से ज़्यादा साल होनी चाहिए, तो जलवायु होगा, ठीक है। तो हो गया आंसर आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आई होप मज़ा आ रहा होगा। चलिए अब यहाँ देखिए मिट्टी, आपको पूरा मैं मिट्टी के मृदा के बारे में पहले बता देता हूँ होता क्या। मृदा आप जो देख रहे हो कि पहाड़ से जो भी टूटते उठते हैं, तो उससे फिर आता है, पानी लेके आया, वायु लेके, तो उससे क्या हो जाता है, सड़ गड़ के फिर वो मिट्टी बन जाती है। तो अब मुख्यतः जो भारत में मिट्टी होती है, वो मुख्यतः जो है वो 4 प्रकार की मृदा होती है मुख्यतः, नहीं तो ऐसे तो 8 प्रकार के होते हैं। आपको बता, यानी कि दोमट मिट्टी। अच्छा ये देखिए क्या है दोमट मिट्टी, समझिए। कितने लोग तो ये नहीं समझ रहे दोमट मिट्टी है क्या, तो इसका दूसरा नाम, ये दूसरा नाम दे दिया है। पहला नाम इसका जलोढ़ मिट्टी होता है। क्या होता है? जलोढ़ मिट्टी, है ना, मृदा, जलोढ़ मृदा। और इसी को मैंने बताया था कि जलोढ़ मृदा क्या है, जल को जो ओढ़ के लाता है, तो जलोढ़ हो गया, ठीक है। इसी को जब आप भीग के आते हो तो क्या बोलते हो, कह रहे भैया, है ना, साइड ले लेता नहीं, है ना। तो अब क्या है? दोमट, यानी कि दो मत। क्या है? दो मत। क्या?
अब क्या है, इसको कछरी है ना, कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। 3 नाम इसके हो गए, यानी 2 नाम और हो गया। जलोढ़ मिट्टी का दोमट मिट्टी, दोमट कछारी, यानी कि छारी मत दो, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट इसको लगा सकते हैं। तो दोमट क्या हो जाएगा, 3 नामों से, यानी कि ये 2 जो है आपका 2 एक्स्ट्रा और नामों से पूछा जा सकता है। किधर गया, अरे रुको, अच्छा हाँ ठीक है। तो ये डोमट समझ में आ गया, और इसके लिए मैंने पूरा आपको बताया हुआ है कि भैया क्या क्या होते हैं, है कि नहीं, बताओ कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक कि कौन कौन से मिट्टी है, क्या है, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, ये कौन सा है, ठीक है ना, बहुमत उपलब्धता, ठीक है ठीक है। और अब देखिए हम बात करते हैं लाल मिट्टी। लाल मिट्टी लाल क्यों होती है भाई, अब ये भी रीजन है कि लाल मिट्टी, काली मिट्टी तो काली क्यों होती है, ये सब मैंने बता रखा है, फिर भी बता देता हूँ। लाल मिट्टी जो है फेरिक ऑक्साइड के कारण, जिसमें लोहा और सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, वो लाल मिट्टी होती है, ठीक है। क्या होती है, वो लाल मिट्टी। और लाल मिट्टी ज़्यादा किधर होते हैं, अब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तरफ जो होते हैं ज़्यादा, ये क्या हो जाता है, अगर मान लेते हैं ये, तो आपका ये क्या हो गया, ये आपका हो गया तमिलनाडु, इधर है केरल, और इधर हो गया ऊपर आंध्र प्रदेश। तो इस क्षेत्र में सबसे लाल, काले लोग होते हैं उधर, लेकिन क्या है, और बताए भी हैं कि अगर कलर अलग अलग होता है तो क्यों होता है, जेनेटिक कारण भी होते हैं, और फिर ये जो आपका धूप की वजह से भी, मौसम की वजह से भी होता है। तो ये मैंने बता दिया है कि कहाँ पे है, तो फेरिक ऑक्साइड के कारण, ठीक है। उसके बाद काली मिट्टी। काली मिट्टी तो जानते हो भाई कि काली क्यों होती है कि नहीं, टेटनी फेरस, याद है ना, टेटनी फेरस मैग्नेटाइट की वजह से, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी, लेटेरोराइट, अब देखो लेटेराइट मिट्टी क्या होती है, लेटे रहो अच्छे से, राइट से मतलब लेटे हो, अगर ठंडी ज़्यादा है तो भी लेटे हुए हैं, बारिश ज़्यादा तो भी लेटे हुए हैं, और गर्मी ज़्यादा तो भी लेटे हुए हैं। तो लेटेराइट, दैट मीन्स जहाँ पे गर्मी ज़्यादा और बारिश 200 है ना, बजे 2 बजे तक सोते रहते हो, मतलब 200, उससे याद रख सकते हो। तो मेनली क्या है, तो आंसर इसका क्या होगा कि सबसे ज़्यादा ये 75% आसपास ये पाया जाता है, बहुत ज़्यादा भारत में मिट्टी ज़्यादा कौन सा, डोमट मिट्टी पाई जाती है, कौन सी, डोमट मिट्टी। तो आंसर हो जाएगा डोमट मिट्टी। क्या किन्हीं को प्रॉब्लम है क्या डोमट मिट्टी में, समझ में आया जी कि डोमट मिट्टी क्यों है, आंसर क्या हो जाएगा, डोमट, है ना, मिट्टी। और दोमट मिट्टी में चूना और पोटास क्या होता है, ज़्यादा होता है। और मिट्टी, जो भी मिट्टियां हैं उसमें 3 चीज़ों की कमी होती है, बताइए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। लेकिन दलदली मिट्टी में ह्यूमस ज़्यादा होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, जो कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये आपका देख लेंगे कि 8 टाइप के मृदा होते हैं, है ना, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, डोमट मिट्टी, ठीक है। उसके बाद मरुस्थलीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी, ठीक, मरुस्थलीय, पठारी मिट्टी, ये सब आपका 8 प्रकार के हो जाते हैं। चलते हैं आगे, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनांकीय संक्रमण में क्लास में पढ़ाया हुआ हूँ इसे। संक्रमण सिद्धांत के अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर थोड़ा मैं बता देता हूँ, ओके, इसके बारे में बता दूंगा ना, उसके बाद जितने क्वेश्चंस इसके बहुत मॉडल सेट में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। देखिए कि सबसे पहले जो मैं बता देता हूँ कि आपका कितने 3 स्टेज उसके थे, फेज 1, फेज 2, फर्स्ट होते हैं। अगर मान लेते हैं ऐसा है ना, तो इसके 3 फेजेस होते हैं। क्या होते हैं, 3 फेजेस, ठीक है। किनके अनुसार, थॉमसन के अनुसार और नेटेस्टीन के अनुसार, जिन्होंने फर्स्ट बार इसे बताया गया था, ठीक है। तो शुरू में क्या बोलता है कि जन्म दर तो ठीक है, और ये आपका जन्म दर होता है, और फिर ये 3rd स्टेज में जब आता है, अगर ये 3rd स्टेज में आप देखिएगा, और उसके बाद में ये जन्म दर की बात कर रहा हूँ, है ना, ये बर्थ रेशियो की बात कर रहा हूँ, जन्म दर, ठीक है। अगर आगे बात करते हैं, बर्थ रेट के बारे में बात करते हैं, उसके बाद आप देखते हैं, दूसरा कलर थोड़ा ले लेता हूं तब और समझ में आएगा, है ना, ये ले लेता हूं। उसके बाद क्या कह रहा है कि अगर ऐसा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा रहेगा, फर्स्ट, ये फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, फर्स्ट, ये इधर होगा सेकेंड स्टेज, और ये फिर लास्ट में थर्ड, ये 3rd स्टेज में ऐसा हो जाएगा, यानी कि ये हो गया मृत्यु दर, ये हो गया जन्म दर, ठीक है। तो ये 3 स्टेज होते हैं, तो इसी को जनांकीय सिद्धांत कहा जाता है। तो सबसे पहले थॉमसन ने दिया था, थॉमसन ने, ठीक है, उसे नेटेस्टीन ने दिया था सबसे पहले, ठीक है। तो
प्राइमरी हो गया ये। उन्होंने कहा था 3 स्टेज होता है, तो आप सोचिए कि ये सबसे ज़्यादा जन्म दे और खुद अब आंसर 2-3 का आप दे पाएंगे। देखिए आंसर अब दीजिएगा, कैसे समझ गए होंगे। तो मृत्यु दर और जन्म बराबर कहाँ होता था? फर्स्ट में ही होता था ना, बराबर हो जाते हैं। तो अब इसी बात क्या हो जाएगा, है ना। तो बराबर लास्ट वाला में ना, बराबर किस में, लास्ट में हमने देखा था कि क्या, जैसे यहाँ पे अभी देखा तो लास्ट वाला में बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें तो चेंजेस होते हैं। तो लास्ट वाला में क्या हो जाएगा, अगर यहाँ है तो यहाँ पे दोनों आके मिल जाता, तो बराबर क्या हो जाएगा, सिंपली आपका हो जाएगा बराबर ही। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि जन्म दर और मृत्यु दोनों उच्च होते हैं, तो उच्च कहाँ पे होते हैं, प्रथम। तो आंसर क्या हो जाएगा को। उसके बाद ये नीचे भी दिया हुआ है, विकसित राष्ट्र सामान्यतः जनसांख्यिकी संक्रमण के किस अवस्था में होते हैं। तो ये आंसर आपको पता चल गया होगा, किस अवस्था में होंगे, तृतीय में, थर्ड में जो होंगे ये सबसे ज़्यादा होगा। ये पता रीज़न हो गया होगा, समझ में आया होगा क्यों होगा ये आंसर और क्यों होगा ये, क्योंकि पहले वाला स्टेज में क्या होता है, यहाँ से यहाँ तो दोनों लगभग क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो उच्च तो हुआ, इस हिसाब से अगर मान देखें तो ये उच्च है, तो फिर यहाँ घटता है, फिर ये भी आया, फिर यहाँ पे आके क्या होता है, कोलैप्स कर जाता है लगभग। ये थर्ड स्टेज वाला हुआ, ये थर्ड स्टेज, ये सेकेंड और ये फर्स्ट। बस आंसर आप दे सकते हैं अब, ठीक है। चलिए आगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखिए कितने बहुत सारे क्वेश्चन मॉडल सेट के नेक्स्ट में भी आपका बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं, बताइए। अगर प्रति 1000 पुरुष की संख्या है और उसमें स्त्रियों की संख्या को गुना 1000 से कर देते हैं तो क्या निकलता है जी, लिंगानुपात। ये तो सबको पता होगा, ठीक है। और वही जब शिशु का बात कर देते हैं तो बालक और बालिकाओं का, ठीक है, तो उससे क्या शिशु अनुपात निकल जाता है। तो अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आंसर तो ये है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके लिए आपको जनरल कंपटीशन के लिए भी मिल जाता है। देखिए कितने सारे इसमें अभी बताएंगे तो बहुत मजा आएगा कि भारत का जो है, भारत का भी जो लिंग अनुपात है, सेक्स रेशियो है, वो 943 है, 943 है। कितना है, 943 है। और झारखंड में हम लोग रहते हैं तो झारखंड का भी जानना चाहिए। झारखंड का है कि 9, ठीक है, 48। कितना है, 948 है। अगर बगल में कौन सा है, बिहार, तो बिहार के लिए भी हम लोग को पता होना चाहिए। थोड़ा कलर दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। तो बिहार के लिए क्या हो जाएगा, बिहार के लिए आपका क्या हो जाए, 918। देखिए ये दोनों कॉमन है, झारखंड में भी है लेकिन यहाँ 4 है, ज़्यादा बढ़िया है कि नहीं। अब देखिए भारत के सेक्स रेशियो से ज़्यादा कहाँ का है, झारखंड का 918। तो सबसे ज़्यादा किसका है ये भी हम बता देते हैं ना, केरल का सेक्स रेशियो है 1084। सिर्फ समझना है, ये केरल का सबसे बढ़िया सेक्स रेशियो है, यानी कि वहाँ पे 1000 जो पुरुषों के तुलना में 1084 महिलाएं हैं। और सबसे कम कहाँ पे हैं ये भी होना चाहिए, तो सबको याद होगा, ट्रिपल बीपी याद है क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरियाणा 2015 में स्टार्ट हुई थी ना, बीपी, ट्रिपल बीपी है ना, ट्रिपल बीपी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरियाणा। और वहाँ पे कितना था हरियाणा में, बताइए, 879। कितना था, 879। तो ये आपको 4 चीज़ यहाँ से पता चल गया, 5 चीज़ें है ना। भारत का मैं बता दिया, और ये है ना सबसे कम कहाँ है, तो यहीं से स्टार्ट हुआ था। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब आप डेटा लिख लेंगे जितना ये डेटा है, ठीक है। यानी कि भारत का कितना है, 943 है, झारखंड का क्या है, 948 है, बिहार बाबू का क्या है, 918 है, सबसे ज़्यादा केरल का है। और उसके बाद क्या है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहाँ से, हरियाणा से स्टार्ट हुआ था। वहां पे कितना था, 879 याद रख लोगे, कितना, 879 हो जाएगा याद। ये 4 क्वेश्चन तो अरे बनते हैं, 5 क्वेश्चन यहां से, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। आगे आई होप कि मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन में कर रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब हो गया, कोई दिक्कत है। अब 13 नंबर चलते हैं, इनमें से कौन से गुणात्मक परिवर्तन, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एग्जाम कहे तो सेकेंड टर्म, सेकेंड के लिए विकास। और बहुत सारे यूट्यूबर तो जो वहाँ पे लोड किए हैं जल्दी में, मैं बता दूं कि वो क और ख दोनों मार दिए। अरे भैया, वृद्धि और विकास बोथ आर टोटली डिफरेंट,
समझ में आया? तो ये चीज़ अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए ठीक है, उसके बाद वृद्धि। पहले तो ये डिफरेंस समझना होगा। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंस बताइए कि वृद्धि और विकास में क्या है। समझिए, आप 1 क्लास से लेकर अभी मान लेते हैं 12th क्लास में, तो आपकी इंक्रीमेंट हुई ना, वृद्धि हुई है, लेकिन आपके माइंड कितना डेवलप हुआ, ये आपका विकास है। वो दिखेगा नहीं, लेकिन क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकता है। तो वृद्धि और विकास याद रहे, ठीक है, ये दोनों। और क्या है, ये सापेक्ष होता है, ठीक है, और ये निरपेक्ष होता है, ये समझ के रखना है। तो अब ये सी बात है, आंसर आपको समझ में आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डायरेक्ट डिफरेंस लिखने के लिए आता है, क्या आता है, डिफरेंस के लिए। तो याद रखना, ये दोनों में डिफरेंस आप लोग कर लेना कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। ठीक है, डेवलपमेंट, विकास, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, क्या, जो सापेक्ष होता है, क्या होता है, विकास। आंसर ख नंबर हो जाएगा। इनमें से किस देश का जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है? वेरी गुड। देखिए, जीवन प्रत्याशा, वो भी, ये जो भी जीवन प्रत्याशा हो या HDI हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि अब जीवन प्रत्याशा यानी कि सबसे ज्यादा कौन जीते हैं, कौन देश के लोग जीते हैं, तो VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके आंसर तो आपको पता हो गया होगा कि भैया कौन सा आंसर होगा, क्योंकि रट्टे तो जरूर होंगे। ठीक है, कौन होगा इसका आंसर, खो नंबर होगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए खो नंबर ही क्यों होगा, ये चीज हम लोग देखते हैं कि नहीं, कि खो नंबर ही क्यों होगा, हम लोग ये देखेंगे कि खो नंबर क्यों होगा। चलिए फिर से हम ले लेते हैं इसको, थोड़ा कौन सा कलर ले लो, चलो कोई भी सब रेड ही लेते हैं। चलिए ठीक है, तो अब क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेज पे जो आता है, फर्स्ट पे आपका हांगकांग आता है, हांगकांग। ठीक है, क्या हो जाएगा, हांगकांग आ जाएगा। सेकेंड में आपका जापान आता है, क्या है, जापान। जी हाँ, हांगकांग के जो लोग जीते हैं ना, कितने साल जीते हैं, 84 साल तक जीते हैं एवरेज। ठीक है, जापान के 83 साल 6 महीने जीते हैं। उसके बाद स्पेन, स्पेन जो 83 साल 1 महीने जीते हैं। स्विट्जरलैंड 5वां नंबर पे इटली आता है जो 82 साल जीते हैं। और स्विट्जरलैंड के, और देखो स्विट्जरलैंड बहुत ही यानी कि बहुत ही अच्छे कंट्री में से एक है, क्योंकि वहाँ सब कुछ का फैसिलिटी बहुत ज़बरदस्त है। बोले स्विट्जरलैंड घूमने जाना है भाई, क्यों जाना है, कि वहाँ के बहुत इन्वायरमेंट भी अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो वो स्विट्जरलैंड, और उसका तिरंगे झंडे का देखिए कलर ऐसा है ना, याद भी रख लीजिएगा, ऐसा है। और ये इसमें क्या है, ऐसा बना हुआ है, और इसमें प्लस का निशान है कि मेडिकल फैसिलिटी वहाँ की बहुत अच्छी है। ठीक है, इसी वजह से खान पान भी अच्छी होने की वजह सब कुछ है। तो 82 साल 8 महीने वहाँ के लोग जीते हैं। तो आंसर आपको पता चल गया होगा कि कौन सा है, पता चला नहीं चला, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी इसके साथ पता चल गया होगा। इसलिए बोल रहे हैं कि रट्टे नहीं, समझें। तो फर्स्ट में अगर पूछ लेगा कि जीवन प्रत्याशा में सबसे पहला नंबर पे कौन आता है, तब क्या बोलोगे, हांगकांग आता है। जापान आपका सेकेंड नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ में से तो हांगकांग है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा। मानव विकास, नेक्स्ट चलते हैं। मानव विकास के आधारभूत आवश्यकताओं उपागम को मूल रूप से किस संगठन ने प्रस्तावित किया है? देखिए मूलभूत है ना, विकास, विकास HDI है ना, उसी के आधार पर। तो कौन है भाई, तो ये क्या करता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम ILO, क्या होता है, ILO है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये है, कहाँ पे है, जनेवा स्विट्जरलैंड। अभी मैंने बताया था ना, स्विट्जरलैंड, तो वहीं पे है इसका मुख्यालय। पूछ लेगा मुख्यालय कहाँ है, बहुत सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अभी अभी पूछा गया है, SSC वाला भी GD हुआ उस सब में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, जनेवा। और ये क्या, कब इसका बोलेगा भैया, स्थापना कब हुआ, तो याद रखना बच्चे हैं, कितना, 1919 है ना, 1919 में क्या हुआ था, जब आपका रॉलेट एक्ट हुआ था, आपका जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, तो उसी समय 1919 में ही लेबर जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी, जनेवा में। जाओ भाई जनेवा थोड़ा घूम के तो आओ, स्विट्जरलैंड। बोले अच्छा जी, तो ऐसा है, ये रीजन है, ठीक है। तो क्यों आंसर वो होगा, तो समझिए, इसलिए आप कंटिन्यू बने रहिए, मजा आएगा। कॉन्सेप्ट 1 पढ़िए, 4-5 मॉडल सेट आपका सॉल्व होगा, ये मेरा गारंटी है
है ना, वारंटी के साथ भी गारंटी है, वारंटी नहीं गारंटी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 16 की। अरे भाई कहाँ चलेगा, चलो कोई बात नहीं, तो दिख नहीं रहा है, रुको। अब दिखा, चलो आ जाओ भाई। इनमें से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है? मानव HDI की बात करें, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अभी रिलीज किया है 2020, और देखिए 2020 जो है ये 2019 का ही है, तो 20 में करेगा, 20 का जो होगा वो 21 में करेगा, 21 का जो है 22 में करेगा। तो इसमें आपका नॉर्वे है कि नहीं, सबसे फर्स्ट पे आ जाता है मानव विकास सूचकांक में। ठीक है, कौन सा आ जाता है विकास सूचकांक में? आपका नॉर्वे सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है, याद रहे, नॉर्वे सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है। सेकंड पे आयरलैंड, थर्ड पे स्विट्जरलैंड, थर्ड पे। देखिए स्विट्जरलैंड मैंने बोला था ना, सब कुछ में आगे हैं, लेकिन इसमें से बोल रहा है कि कौन है। भारत 131 पे है, कौन है? भारत 131 है, लेकिन उससे भी पहले जो श्रीलंका जो बोला कि है ना, कौन है भाई? श्रीलंका। तो श्रीलंका की बात जब आ जाती है तो ये रैंक आ जाएगा श्रीलंका, लेकिन श्रीलंका कितने नंबर पे है? ये 72 पे है। कितना पे है? 72 स्थान पे है, पोजीशन पे है, 72 पे है। बांग्लादेश 133 पे है, और सबसे लास्ट कौन है? तो नाइजर है। कौन है? नाइजर, जो 189 है ना, 189 कंट्री में से, ठीक है, 189 कंट्री में से कितना है? नाइजर सबसे लास्ट पोर्शन पे है नाइजर। तो पूछ सकता है कि HDI में सबसे निचला पायदान पे कौन है? तो आप बोलेंगे नाइजर है। सबसे ऊपरला पे कौन है? तो नॉर्वे है। मैंने बताया था नया देश होना चाहिए इस टाइप का, लेकिन यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपको पता चल गया होगा कि क्या आंसर है। ठीक है, और क्यों होगा? 72 पे है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किस देश में कार्यकलाप करने वाले लोग लाल कॉलर श्रमिक होते हैं? देखिए लाल कॉलर, ये आप देखिए यूट्यूबर, मैंने जो वीडियो पहले लोड किए हैं तो मैंने देखा है कि क्या किया है कि लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। उन्होंने द्वितीय को आंसर कर दिया। आप लोग भी वही कर रहे होंगे, द्वितीय को, लेकिन यहाँ पहले समझिए, उसके बाद आप खुद आंसर दीजिएगा कि द्वितीय होगा या प्रथम होगा या तृतीय होगा या चतुर्थी हो गया। देखिए बहुत सारे कॉलर होते हैं, गोल्ड कॉलर होते हैं, जो हाईली स्किल्ड पर्सन होते हैं, जो बहुत विद्वान जिसको बोलते हैं, ठीक है, उस टाइप से होते हैं, रिसर्च करते हैं या बहुत नॉलेजेबल है। पिंक होता है जो लो पेड जॉब होता है, जैसे लाइब्रेरियन हो गया तो पिंक कलर भी होता है। ग्रीन आपका क्या हो जाए? ऊर्जा, बोले ना, ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी है कि नहीं, तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या? ऊर्जा वाला स्रोत हो जाएगा। फिर ब्लैक होता है, ब्लैक कॉलर क्या हो जाएगा? जो इंडस्ट्री में काले हो जाते हैं ना, तो इंडस्ट्री में होगा। रेड कॉलर जो कि कृषि में होता है, प्राथमिक में होता है, रेड कॉलर। अब समझिए, व्हाइट कॉलर होता है, नो कॉलर भी होता है। नो कॉलर जो सामाजिक कार्य करते हैं, बोलते हैं ना हम समाज करता है भाई, समाज में काम करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? नो कॉलर। तो इसमें आंसर आप समझ में आ गया होगा कि ये आपका क्यों नहीं होगा, है ना। सबने तो यही रट्टा होगा, अगर देखा होगा किसी ने, तो ई नहीं होके बल्कि कौन हो जाएगा? लाल रेड का निशान होता है ना जी। कृषि, आप जानते हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है, हमेशा प्रॉब्लम में कृषक ही होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज़ अच्छा नहीं होगा तो डेवलप नहीं कर पाएगा इंडिया, कहाँ से खाएंगे पिएंगे, है कि नहीं। तो आपका ये समय सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम में कौन होते हैं? लाल कॉलर। ठीक है, समझ में आया कि आंसर ये ख नंबर नहीं होके क नंबर क्यों होगा। ओके, थैंक यू, समझ में आया। यही डिफरेंस, यू कैन फील अ डिफरेंस आफ्टर दिस वीडियो। ठीक है, लेक्चर के बाद आप देखेंगे कि क्या क्या आपने नया कुछ सीखा। ठीक है, इसलिए बने रहिए, कंटिन्यू। आगे चलते हैं। अब मानव में कौन सी आर्थिक क्रियाएं प्राचीनतम है? बोलिए प्राचीनतम है, यानी कि लोग कैसे आर्थिक क्रिया जीवन यापन करते थे, पैसा कमाते थे, कैसे, क्या हो सकता है? तो क्या करते? फल उल बेच के, जमा करके, फल को संग्रह करके, भोजन को, और आखेट मीन्स होता है हंटिंग करके, खाते पीते थे, रहते थे, बेचते थे, वही उसका क्या है? मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, तो आर्थिक वही चीज हो गया, प्राचीनतम क्रियाएं हैं ना, आर्थिक क्रियाएं। तो क्या हो जाएगा आंसर? 18 का ख नंबर। चलिए जल्दी चलते हैं और
समझ में आ रहा है ना? मैं बता चुका हूं कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक कौन कौन से क्रियाएं होते। नहीं है तो वीडियो आप पिछले 11th का क्लास में देखिएगा, 10th में देखिएगा, ये 12th का चल रहा है ज्योग्राफी, ठीक है? तो सब पूरा एक ही चीज होता है बुआ, कुछ अलग नहीं होते। क्लास बदलने से कॉन्सेप्ट नहीं बदल जाता है, ठीक है? तो हमेशा सब कुछ एक ही है। हम लोग जैसे ABCD तो बच्चे में पढ़े, अभी तो यूज होते रहेगा, जिंदगी भर होता रहेगा, उसी तरह सब कुछ एक होता है, इसलिए रिलेट करके पढ़ें। और जिसने नहीं देखा है मेरा वीडियो वो भी देखें, उसके बाद आपको लगेगा क्या मजा आ रहा है कि नहीं? चलिए आप नेक्स्ट चलते हैं। जर्मनी का, है ना, आधुनिक भूगोल के विचारधारा का विकास। देखिए जर्मनी बहुत ही मेन है। जर्मनी का हो गया जैसे फेडरिक रेडजेल थे, वो सब बहुत है। तो प्राकृतिकवाद मीन्स प्राकृतिक को सर्वसर्वा माना है कि प्राकृतिक के बिना कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है? और उसी का दबदबा रहता है। तो ये प्राकृतिकवाद हो गया। नियतिवाद, निश्चयवाद, ये सब क्या है? नियतिवाद। निश्चयवाद मीन्स क्या है? निश्चित उस पर डिपेंड करता है। इसके बाद निश्चयवाद के बाद आता है संभववाद, यानी कि संभावना पे है कि कुछ कुछ प्रभाव पड़ता है। तो इसमें आंसर जो होगा ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा आपका D नंबर हो जाएगा, सभी हो जाएगा, है ना? क्यों? समझ में आ गया होगा कि सभी होगा तो क्यों होगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? सभी आपका आंसर यहां से हो जाएगा। कितना? 19 का। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अर्ध कुंडे के लेखक। अरे अर्ध कुंडे, अरे आधा इधर आओ भाई। बोल रहे क्या बोल रहे हो भाई? अर्ध बोल रहे अरे अंधे। थोड़ा सा फनी कर लेते हैं तो याद हो जाएगा, है ना? बोले अंधे तू इधर आ भाई, तू किधर घूम रहा है? कहे अच्छा हमको तू अंधा बोल रहा है। बोले ठीक है। कहे देखो अब रात में उसको दिखेगा नहीं तो रात, बोलता है अरे रात, ठीक है? कार्ल, है ना, काल यानी कि काला, ठीक है? रेटर यानी कि हमने किया है। भाई लिखा कौन है? मैंने लिखा है। क्यों? अंध, तो इसको अंध बना लो, है ना? अर्धक कुंडे तो है तो उसको अंध बना लोगे तो क्या हो जाएगा? उससे रिलेट कर दोगे अंधा से, ठीक है? तो उनको रात में क्या अंधेरा ही दिखेगा, तो काल, ठीक है? तो इससे आपको क्या दिखेगा? रात, काल, ठीक है? इससे आप रिलेट कर पाएंगे, ठीक है? रिटर है ना, मैंने लिखा अंध कुंडे, कुंडे, है कि नहीं? तो आ जाएगा, डायरेक्ट खो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं संभववाद। देखिए अभी मैं बात कर रहा था संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? बताइए 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 बताइए, नहीं कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? संभववाद, ठीक है? तो ये संभववाद हो गया, निश्चयवाद हो गया, नियतिवाद हो गया। तो सबसे पहले किसने दिया था? फ्रेबे ने दिया था, है ना? देखो कैसे याद, इसको कैसे रख सकते हैं? बोलता है अरे संभव संभव करते हो यार, हो जाएगा, ए संभव है, बोलते हैं हाँ हो जाएगा। तुमसे नहीं होने, खाली फ्रेवी वाला धंधा करते हो। क्या करते हो? फ्रेवी वाला। देखिए संभव फ्रेबो, है ना? फ्रेबो, तो क्या हो जाएगा? फ्रेबो आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? फ्रेबो। कोई दिक्कत है? कैसे आपने देखा कि कैसे बनाना है? और इन्होंने कहा था, फ्रेबो ने कहा कि कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, सर्वत्र जो भी है संभावनाएं हैं तथा मानव इन भावनाओं को स्वामित्व, है ना, होने के नाते इनके उपयोग का निर्णय करता होता है। तो समझ में आया ना कि क्या रीजन क्या है? तो मतलब इन्होंने कहा कि भाई सब कुछ है, आप उसको लेने के लिए तो सीखो संभववाद। बोले हाँ हो जाएगा हो जाएगा। फ्रेब, खाली फ्रेब करते हो तुम, है कि नहीं? फ्रेब मीन्स क्या? धोखाधड़ी करते हो, करते तो नहीं ये काम, खाली धोखाधड़ी करते हो। बोला अच्छा ठीक है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत, जैव और पर्यावरण के लिए। तो ये तो याद होगा कि आपने बहुत पहले से पढ़ा होगा। क्या होगा जी? आंसर बता दीजिए। चलिए हाँ हाँ हाँ, डार्विन ही है ना? डार्विन हो जाए। क्या हो जाएगा आंसर? डार्विन। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये सब इजी है, बहुत 8 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो। डार्विन डार्विन, ठीक है? जीव और पर्यावरण में उन्होंने सिद्धांत दिया था उसको रिलेशन में, ठीक है? अब 23 चलते हैं। फ्रांसीसी भूगोल के जनक जिन्हें समवादी विचार, फ्रांसीसी भूगोल कह रहा है ना? तो फ्रांसीसी भूगोल एक तो हो गया तुम्हारा, संभववाद का विचारधारा किसने दिया था? फ्रेबो ने। लेकिन वो कहाँ के थे? वो अलग जगह के थे। लेकिन मैंने फ्रांसीसी, है ना, क्या है? फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये डी ला ब्लांस, है ना? डी ला ब्लांस, इसका नाम पूरा विडाल डी ला ब्लांस था, है ना? विडाल, ये क्या है? विडाल डी ला ब्लांस इसका पूरा नाम है। आप देखेंगे किताब में तो याद हो जाएगा, फ्रांसीसी डी ला ब्लांस, ठीक है? आगे चलते हैं। पर्यावरण निश्चयवादी विचारधारा की शुरुआत जर्मनी के किस विद्वान द्वारा किया गया था? जर्मनी के किस विद्वान द्वारा किया गया था? ठीक है, पर्यावरण की बात जब हो रही है ना? क्या हो रहा था? पर्यावरण, फिर नहीं दिख रहा, इधर आ जा। हाँ
है कि नहीं। क्या हो जाएगा, पर्यावरण की बात हो रही है, पर्यावरणीय निश्चयवाद। बोलता है निश्चय कर रहे हो जी पर्यावरण का शुरुआत जर्मनी। बोले अच्छा ठीक है। बोलते हैं हाँ बोलो क्या है। बोले अरे हम है ना जी, हम बोल रहे हैं। बोले कौन बोल रहे हो। अरे हम बोल रहे हैं। तो हम बोल्ट हो जाएगा, है ना। पर्यावरण निश्चय है, बिल्कुल निश्चय होगा, एकदम जरूर होगा ये। बोलता है सच में। कहते अरे हम बोल रहे हैं भाई, हम गारंटी देते हैं। तो बोले अच्छा तुम गारंटी दे रहे हो। बोले हाँ ना, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, हम बोल रहे हैं। अरे कौन बोल रहे हैं, हेलो कौन, अरे हम बोल रहे हैं। ओके नहीं, तो आंसर आपको समझ में आया कि क्या हो जाएगा। थोड़ा फनी टाइप से आप रिलेट करेंगे ना तो याद रहेगा आपको। ठीक है, क्या बोल रहा है, हम बोल रहे हैं। क्या होगा, हम बोल रहे हैं। ठीक है, कौन बोल रहे हो, हम बोल रहे हैं। चलिए आगे अब देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। कितना हो गया, 24 हो गया बस। हाँ मजा हो रहा है, आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है, इसलिए अब चलते हैं आगे, है ना। क्या है, जियोग्राफिया नेचुरेलिस के लेखक कौन है। देखिए जियोग्राफिया, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम ये कहना चाहेंगे, ये नेचुरेलिस जो है, देखो कहाँ दिख रहा है रे, ये ठीक है, नेचुरेलिस, ये नहीं होके ये जे है ना, जेनरेलिस होगा। क्या होगा, जेनरेलिस क्या हो जाएगा, जेनरेलिस होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बेरेनियस। क्या हो जाएगा, बेरेनियस। अब देखिए थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है कि नहीं। अब देखिए जेने है ना, जेनेलिस, ठीक है, तो बेरेनिस बोल सकते हैं, तो इम है तो आंसर याद हो जाएगा। लेकिन इसी के तरह एक और है जो नेचर ऑफ जियोग्राफी के नाम से जाना जाता है, नेचर ऑफ जियोग्राफी, नेचर ऑफ जियोग्राफी, ये भी पूछ सकता है। तो ये रिचार्ज हॉटपॉर्न ने दिया था। क्या, रिचार्ज है ना, रिचार्ज क्या हो जाएगा, रिचार्ज हॉटपॉर्न मैंने बताया था। यानी कि जो भी पर्यावरण होगा, जियोग्राफी के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैव विविधता आपका हॉट स्पॉट पे होता है ना जी, तो हॉट से याद रखेंगे, हॉट है ना, रिचार्ज हॉटपॉर्न याद हो जाएगा। यानी कि 2 बुकें हमने बता दिया, ये तो ठीक है, एक तो ये हो जाएगा और दूसरा नेचर ऑफ जियोग्राफी, है ना। कौन है भाई, जियोग्राफी का क्या हो जाएगा, रिचार्ज हॉट, है कि नहीं, रिचार्ज करो या हॉट स्पॉट दो, ऐसे भी याद रख सकते हो, सिंपल है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, 26 नंबर है ना, आधुनिक भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है। देखिए आधुनिक मानव भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है, मैंने बताया था, है ना, फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या का नाम था एलन सेम्पल, उसमें मैंने बताया था। ठीक है, एलन सेम्पल, ठीक है, फ्रेडरिक, तो उसे तो, लेकिन ये आधुनिक क्या बोल रहा है, अरे यार इधर आजा। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि आधुनिक भूगोल की बात कर रहा है। इसमें से आपका बोलते हैं अरे हम हैं, कौन बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, और कार्ल रिटर भी बोलता है हम भी हैं। ये दोनों होगा, क्या होगा, ये दोनों आंसर होना है। क्या होना है, दोनों। लेकिन इसमें देखिए जब वो होता है, ये हिंदी के साथ ये जल्दी जल्दी में कर दिया है, अगर यही यूपीएससी का क्वेश्चन होता है, यूपीएससी का, तो आपका ऑप्शन आता क एंड ख। ठीक है, क ख दोनों, है ना। अगर ऑप्शन सी नंबर होता तो ये ऑप्शन आता, यानी कि दोनों ने मिलकर, किसी एक ने नहीं, ये दोनों ने बोला था कि भाई इन दोनों को बोला जाता है। ठीक है, किसको, हम बोल रहे हैं, और कार्ल रिटर, हम बोल्ट, है ना, दोनों। तो आंसर आपका ये होना, देखिएगा कि कौन है। अगर ऐसा ऑप्शन अगर फाइनल में आता है, ये चेंज होगा। ठीक है, ये चेंज होगा, या ये होगा, ये होगा, या क और ख ऑप्शन होगा। अगर नहीं है तो फिर तब आप को में मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब क्या कर सकता है कि पहले वाले को जो फर्स्ट होते हैं उन्हीं का जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 27, पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक विद्वान एलन सेम्पल। देखिए अभी बता रहे थे ना, फ्रेडरिक है ना, रेटजेल के जो शिष्या थी वो एलन सेम्पल थी। कौन थी, एलन सेम्पल। और कहाँ की थी, एलन सेम्पल, बड़ी सिंपल है ना, सैम्पुल लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब सैम्पुल याद रखो कि क्या है, बहुत शैम्पू इम्पू यूज़ करते हो ना भाई। तो अब जब अमेरिका में, कहाँ पे, अमीर देश है अमेरिका, यहाँ मैंने बताया भी था, है ना, ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात हो रही है, तो ये क्या है, अमेरिका है। ठीक है, आंसर समझ में आया, 27 का क्या हो जाएगा, गो नंबर हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, जियोग्राफिया पुस्तक जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है, कि लेखक कौन है।
है कि नहीं? लेखक कौन है बताइए, जो रट्टे हैं बताइए कौन है भाई, लेखक कौन हो जाएगा, है ना? लेखक कौन हो जाएगा हमने बताया है, ठीक है, ज्योग्राफिया। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? क नंबर हो जाएगा इरेस्टोस्थेनीज, ये टो हो जाएगा यहाँ पे, इरेस्टोस्थेनीज हो जाएगा। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत, नेक्स्ट देखते हैं, यानी 28 का को 29, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में है? आप सोचिए, याद कीजिए कि यानी कि कहने का मतलब है विश्व में जितनी भी जनसंख्या है तो भारत, यानी जनसंख्या के दृष्टि से भारत दूसरा स्थान है, पहला चीन है। ठीक है, तो बोलता है कितने, तो याद रखना है 17 है ना, 0.5, 17.5% है। ठीक है, अगर यही पूछ ले कि 2000 है ना, यानी 2000 नहीं बल्कि ये एक मिनट, ये 1911 और 1921 के बीच जो हो गया था डिफरेंस कितना, यानी दशकीय वृद्धि जो हुई थी कितना हुई थी? जनगणना 10 साल में होता है। आपको पता है कि जनगणना सबसे पहले कब हुआ था? 1872 भारत में हुआ था, लेकिन कंटिन्यू कब से हो गया, नहीं हुआ था, है ना, 82 में हुआ था। उसके पहले 78 में कब हुआ था, है ना, 9 साल पहले, यानी कि 70 उधर हो गया, तो आसपास क्या हुआ था तो उस समय। और तो इससे पता चलता है कि हम लोग का क्या है कि पर्टिकुलर 17.5 क्या है, ये है। तो जनगणना के हिसाब से 10 की जनगणना जो हुआ था, उसके बाद बताया था कि इसमें आपका क्या हुआ था, सबसे क्या होता 10 की वृद्धि हुई थी। और 1921 को, और 1921 में क्या हुआ था सबसे ज़्यादा, ये निगेटिव में क्या हुई थी, इसमें क्या हुआ, वृद्धि हुई थी, निगेटिव। इसी वजह से इसको जो कहा जाता है 2000 यानी 1921 को क्या कहा जाता है, 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। यानी कि इसमें वृद्धि तो हुई थी, 10 साल में होगी, तो 11 से 21 10 साल हो गया। ठीक है, लेकिन हुआ क्या था प्रॉब्लम कि 1921 में ही प्रॉब्लम हुई थी, निगेटिव। ये पहला ऐसा साल था जब जनगणना जिसमें वृद्धि निगेटिव हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि में से किस महाद्वीप में स्थित है? सबसे कम है कि नहीं, कहाँ पे है, किस महाद्वीप में स्थित है? सबसे कम जनसंख्या किस महाद्वीप में स्थित है? अब देखिए, जनसंख्या सबसे जो कम है ना, वो क्या है, दक्षिण अमेरिका है। कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका। सोचिए क्यों है भाई, हम बता देते हैं। देखिए सिंपल है कि क्यों है। ये समझिए पहले कि ये आपका टोटल अफ्रीका नीचे है, अफ्रीका जिसमें 54 कंट्रीज है। कितने हैं? 54 है। यूरोप में कितने हैं, कितने देश हैं? तो 44 हैं। कितने हैं? 44 है। एशिया रहता तो एशिया में 48 है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया में आपका 14 है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में आपका 14 है और उत्तरी अमेरिका में आपका कितना है? 23 है। ये सारे कंट्रीज हैं। तो ये सब क्या है, पूरे कंट्रीज हैं। वहाँ पे कितने कितने देशें हैं, तो ये सब महाद्वीप में अलग अलग। तो कौन सा हो जाएगा भाई? अब आंसर पता चल गया होगा कि 30 का क्या होगा, दक्षिण अमेरिका क्यों होगा। वहाँ सिर्फ 12 ही टोटल वहाँ पे देश हैं, इसलिए जनसंख्या भी वहाँ पे कम है, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, आगे चलते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अफ्रीका महादेश है ना, ये है ना जी क्वेश्चन। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, अफ्रीका समझ रहे हैं ना, अभी मैंने बताया अफ्रीका, मिस्र वहीं अफ्रीका में ही है ना। तो अफ्रीका इस तरह जो होता है, अरे इधर मैदान जो, हाँ अफ्रीका, ये क्या है? अफ्रीका। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला, इसमें अफ्रीका में अभी मैंने बताया 54 कंट्रीज हैं। कितने हैं? 54 कंट्रीज हैं सॉरी 54। और 54 कौन है? सूडान का हिस्सा है कि नहीं, सूडान का ही बना है, सूडान से कट करके आपका सूडान बना है 54। दक्षिणी सूडान क्या है? दक्षिणी सूडान बना है 54। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा आपका है नाइजीरिया में। क्या है? नाइजीरिया में सबसे ज्यादा। कितने हैं? 17 करोड़ हैं। कितने हैं? 17 करोड़ जनसंख्या है वहाँ पे, 17 करोड़ जनसंख्या है। मिस्र आपका सेकेंड आ जाता है। मिस्र आपका क्या है? मिस्र आपका सेकेंड आ जाता है, सेकेंड नंबर में। पूछ लेगा कि सेकेंड नंबर पे कौन आएगा, तो आप बोलेंगे मिस्र होगा। कौन होगा भाई? मिस्र।
ठीक है, कौन हो जाएगा? मिस्र होगा। तो इसका आंसर आपका तो समझ में आया, क्या? नाइजीरिया। और क्यों होगा ये भी समझ में आएगा। यहाँ कबीले बहुत ज़्यादा हैं। कबीले मीन्स जाति समूह, है ना। जो टोटल आपका अफ्रीका में देखा जाए तो 3000 कबीले हैं, और 3000 में 370 कबीले तो आपके कहाँ पे हैं जी? नाइजीरिया में है ना। तो वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। समझ में आ गया? बहुत सारे फैक्ट्स मैंने बता दी। आगे चलते हैं। अरे आगे चलो भाई। विषम जलवायु के कारण निम्नलिखित में से सबसे विरल जनसंख्या वाला प्रदेश कौन है ना। विषम जलवायु के अंदर, विषम है कि नहीं। तो प्रॉब्लम अब मैंने बताया था कि विषम जलवायु, जैसे मानते मानसून तो ठीक ठाक रहेगा, उत्तरी अमेरिका पूर्वी ठीक है, उत्तर पूर्वी अमेरिका ये भी आपका ठीक है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या है? विषुवतीय रेखा में क्या है? कंडीशन ज़्यादा होते हैं, धूप ज़्यादा वहाँ पे होते हैं ना। विरल जनसंख्या वाला प्रदेश है, यानी कि विषम जलवायु के कारण निम्नलिखित में से सबसे, तो ऑब्वियसली बात विषुवीय क्षेत्र में जो रहते हैं वो प्रॉब्लम में होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 32 का घ नंबर हो गया। आई होप ये समझ में आपको आया होगा कि क्या रीज़न है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब 2 3 4 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। जनांकीकी, अब देखिए ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। जनांकीकी संक्रमण की किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट, देखिए मैंने आपको बताया था, अभी यूज़ हो रहा है ना जनांकीकी वाला। मान लेते हैं ये है आपका 3 स्टेज है, ठीक है, 3 स्टेज है। अब सबसे एक तो ये पहला स्टेज था, पहला स्टेज ऐसे बना, दूसरा यहाँ पे पहुँच गया। अब थोड़ा कलर में चेंज कर लेता हूँ तो और समझ में आएगा, ठीक है। अब ये इधर आया, ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, और ये फिर जाके क्या हो गया? कोलाइड कर गया। क्या हो गया? कोलाइड कर गया। तो पहला स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो बोलता है कि क्या बोल रहा है कि जनसंख्या विस्फोट। अब देखिए ये आपका जन्म दर है, ये पहला वाला जन्म दर है, और नीचे वाला रेट जो है मृत्यु दर। तो विस्फोट ज़्यादा, तो यहाँ मृत्यु, ये क्या हुआ? जन्म दर ज़्यादा। तो यही तो पूछ रहा है ना कि जनांकीकी संक्रमण की कौन सी हो जाएगी, है कि नहीं। तो अब ऐसी बात है, क्या जन्म दर आपका क्या हो जाएगा? द्वितीय में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वितीय। और वो देश कौन सा है भाई? पेरू है। क्या है? पेरू। कौन है? पेरू। कोई दिक्कत है? समझ में आया ना। रटना नहीं कि द्वितीय में होगा, पहला में होगा, तीसरा में होगा। अरे ना भैया ना, ऐसा नहीं करना है। आप समझो कि पहला स्टेज है, सेकेंड है, थर्ड है। तो यहाँ पे ये बांग्लादेश में ऐसा हुआ था, ये वो आसपास जो रहते हैं, तो यहाँ पे क्या है? दोनों लगभग शुरू में उतने ही, बहुत ऊंचा, देखो ऊंचा है, फिर ये घटा, और फिर ये आके आ गया। तो स्थिर ये कहलाएगा। यहाँ पे जो होगा ये विकसित देश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा, ये थर्ड स्टेज में, ठीक है। 5 स्टेज भी होता है, तो इसी में अगर 2 और कर देगा, 3, तो क्या हो जाए? 1 2 3। लेकिन आपका जो मेनली जो आपका ये थे ना, अभी नाम मैंने बताया था, तो पहला, दूसरा, तीसरा उनके अकॉर्डिंग था। फिर मार्क्स है, कार्ल है, उसके अंदर तीसरा और चौथा है। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है, नहीं तो फिर याद नहीं रहेगा आपको। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक, अब हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक, महत्वपूर्ण कारक जलवायु है। निम्नलिखित में कौन सा जलवायु सघन जनसंख्या के अंतर्गत होता है? सघन, सघन में कौन सा आएगा जी? आप बताइए, जिसने आंसर दिया है पहले से बताइए, है ना। सघन, निम्नलिखित में कौन सी जलवायु सघन जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है ना। तो कहाँ पे लोग रहेंगे सघन में? अब ये अति बात शीतोष्ण, जहाँ पे थोड़ा गर्मी भी होगी और थोड़ी ठंडी भी होगी। तो शीतोष्ण में ही सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी कैसा है? तो शीतोष्ण है, ना तो ज़्यादा ठंडी है ना तो गर्मी है, नॉर्मल रहता है, उसका चेंज होते रहता है वेदर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 34 का आपका ख नंबर हो जाएगा। क्यों होगा? समझ में आया कि नहीं आया? ख नंबर, ठीक है। चलिए ठीक, वेरी गुड, ठीक। अब चलते हैं कौन सा कि निम्नलिखित, देखिए कितना एकदम क्वेश्चंस आए हैं उसी में। जनांकीकी संक्रमण की प्रथम अवस्था की प्रमुख विशेषता की पहचान कीजिए। मैंने क्या बताया था? 3 स्टेज बताया था, पहला, दूसरा। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे तो दोनों आपका उच्च था ना जी। जन्म दर और मृत्यु दर क्या था? दोनों आपका उच्च था। क्या है? दोनों क्या था? उच्च था। तो अब देखें दोनों उच्च वाला क्या है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन है कि नहीं, आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे देखो, अरे हट जा, है कि नहीं। कहाँ पे है? देखिए जन्म दर और मृत्यु दर पर दोनों ही क्या थे? उच्च थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बताइए क्या हो जाएगा, है कि नहीं। ये देखिए आंसर क्या है? घ नंबर है। कोई दिक्कत है?
नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? कि आपको समझ में आना चाहिए, क्यों हुआ तो घो नंबर क्यों आया और कैसे आया, ये चीज समझना जरूरी है। ये नहीं कि रट लिए, मालूम पड़े जन्म दर बोल रहे मृत्यु दर, अरे क्या था यार, भूल गए यार, गड़बड़ा जाएगा मामला। कितने लोगों ने गलत भी लगा दिया है, तो उस पर ना जाए, डिटेल से देखें, मजा आएगा। आई होप आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, अब 36 की बात करते हैं। अरे फिर तो वही आया भाई, अभी मैंने बताया था। आंसर आप लोग खुद दे दीजिएगा। जनांगीकी संक्रमण का सिद्धांत पहली बार किनके द्वारा दिया गया था? आप लोग आंसर दीजिए, हम अब कुछ नहीं बोलेंगे, है कि नहीं? वेरी गुड, ठीक है, ये आपका थॉमसन हो गया। थॉमसन कब दिया था? देखिए कब इन्होंने दिया था, 1929 में दिया था, 1929 में। ठीक है, उसके बाद इसी के दोस्त थे, साथी थे, तो 1945 में इन्होंने दिया था। ठीक है, नेटे स्टीन ने, दोस्त नहीं थे, होंगे वैज्ञानिक वहां के थे, नेटे स्टीन ने दिया था। तो सबसे पहले कौन? थॉमसन, है ना, थॉमसन ने दिया था जनांगीकी। तो याद रख लेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा भाई? ठीक है, थॉमसन। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, चलते हैं आगे, हटा लेते हैं इसको। कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या के आधार पर क्या निर्धारित किया जाता है? ओए, ये तो आंसर आप लोग दे रहे होंगे ना। कुल क्षेत्रफल होना चाहिए, है ना, 1 किलोमीटर के वर्ग में कितने लोग रहते हैं, जनसंख्या, तो ये तो आपको पता होगा कि क्या है, बताइए क्या होगा आंसर जी? यही होगा, है ना। क्या हो जाएगा? घनत्व हो जाएगा। यानी कि मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, वो आपका क्या है? घनत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घनत्व हो जाएगा, क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के आधार पर। तो उससे डिवाइड कर देंगे कि क्षेत्रफल है, जितने लोग हैं, तो उससे जनसंख्या निकल जाएगा ना, क्या है उसके घनत्व क्या है। तो आंसर क्लास में भी पढ़ाए हुए हैं, सब लगभग पढ़ाया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जिससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको समझना चाहिए। क्वेश्चन को देखिए अच्छे से, क्या है ये क्वेश्चन को देखिए, प्यारा एकदम क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। आयुलिंग, आयुलिंग पहले समझना होगा कि भाई ये जो है आयुलिंग क्या है, क्या होता क्या है। अब समझिए कि आयु मीन्स कितने साल के हैं, लिंग ये दोनों के जो करेंगे वही क्या कहलाएंगे, है ना, जनसंख्या की विशेषता। तो अब क्या है, आयु है या लिंग है, तो क्या बोलेंगे भैया? दोनों है। क्या है? दोनों है। आंसर हो गया। पिरामिड, पिरामिड मिस्र की अभी मैंने बात किया था। तो मिस्र में क्या होता था, जो लोग मर जाते थे ना, तो उसमें दफना दिए जाते थे, है कि नहीं। वहाँ पे तो बहुत फेमस है इस टाइप के पिरामिड। पिरामिड देखने का भी आएगा, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है। ये पिरामिड बन गया मिस्र में, ठीक है, तो बहुत फेमस है। तो वहां से, तो ये चीजें हैं, पिरामिड उसी का नाम है। अब पिरामिड में होता क्या है, देखिए समझ देख लेते हैं हम लोग। पिरामिड में क्या है, जैसे ऐसा देखिए त्रिभुज के आकार बन रहा है कि नहीं, ये ऐसा है तो ऐसा है कि नहीं। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे शुरू में ज्यादा होगा, फिर ऊपर जाते जाते या कम होगा, फिर इधर है तो इधर भी है, तो ये पिरामिड हो गया। क्या हो गया? पिरामिड है। चलिए आगे चलते हैं। आंसर पता चला ना, बहुत सारे लोगों ने रट लिया होगा भैया यही आंसर छो भाई, छो ना, चल याद रखिए, हमको क्या पता, लेकिन आपको पता होना चाहिए आयुलिंग और पिरामिड के, है ना। अभी क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस पे, हम बताएंगे आपको पूरा कॉन्सेप्ट इस पे बताते हैं। बता दें क्या? चलिए बता देता हूँ कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं इसके, ठीक है। देखें ये कौन सा लाइन है, अरे इधर जा रहा है, अब दूसरा लाइन ले लेते हैं। समझिए आपका एक मैं ले लेता हूँ, ये ग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है। क्या ले लेता हूँ? ऐसा। तो ऐसा जब है, उसके बाद कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इस अरे अब यहाँ पे मान लेते हैं ये लाइन है, ठीक है। तो आपका ये लाइन है, तो इधर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये पुरुष, ये साइड में क्या, अरे ये लेने दो, ये पुरुष हो गया, ये क्या है, पुरुष लोग रहेंगे, इधर क्या है, स्त्रियां लोग रहेंगी, महिलाएं, ठीक है। इधर पुरुष इधर स्त्री हो जाएंगी। तो अब ये जैसे मान लेते हैं ये 0 है, ये 2 है, ये 2 है, कितने साल ये जी रहे हैं, तो 0 से 4 के बीच में होगा। तो इधर क्या होगा कि इसमें पुरुष के बारे में बताया जाए, कितना जन्म कितना हुआ, मृत्यु कितना हुआ। आप देखिए समझ सकते हैं कि इस तरह है, और इसी तरह क्या हो गया। और ये बच्चे जो होते हैं, लड़कियां सब, ये नहीं वो छोटे बालिका, तो उनकी जन्म थोड़ी कम होती है। क्यों कम होती है कि आप लोग समझ रहे हैं, किसी वजह से तो हरियाणा में कमी हो रही है। तो इसका एक अलग होता है, ठीक है, और इसका एक अलग होता है। इस तरह इधर बन जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर बन जाएगा।
थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं तो और समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह इधर आके बन जा रहे, यहाँ पे आ रहा है सॉरी। ठीक है, तो समझ में आया। तो अब देखिए, अगर मान लेते हैं इधर ज्यादा ये घनत्व हो रहा है, ज्यादा लेवल तक यहाँ तक पहुंचा हुआ है, तो मतलब क्या हो गया, ये ज्यादा होगा। इधर अगर हो जाएगा क्या, तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऐसा ये पिरामिड, तो ऐसा ओवरऑल कैसा बना लेगा, अगर इस तरह है तो एक पिरामिड ही इधर से आप देखेंगे तो अरे यार तो ये पिरामिड की तरह बन जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा पिरामिड क्या है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया। अब देखिए 39, अच्छा, जनसंख्या पिरामिड में बायां भाग। अब देखिए बायां भाग में अभी मैंने बताया कौन रहते हैं जी, बायां भाग में सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा बताइए। तो पुरुष की जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी, नहीं क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। अभी जो मैंने बताया, क्या बताया, जनसंख्या पिरामिड में बायां भाग की ऊंचाई दायां भाग से अधिक होना क्या कहलाता है। तो दायां भाग में आपका क्या था, स्त्री, और इधर बायां में पुरुष था, है ना। तो पुरुष था, तभी मैंने बताया कि इधर आपका एक है तो इधर आपका स्त्री हो गई, ये क्या हो गया, पुरुष हो गया। तो क्या हो जाए, पुरुष जनसंख्या की अधिकता ज्यादा होगी। ठीक है, इसके अब बहुत सारे शंकुकार, सूड़ाकार, ठीक है, ये सब भी होते हैं, तो भी हम बताएंगे ये सब। ठीक है, अब देखिए, अच्छा ये देखिए 40 नंबर, ये समझ में आया क्या, क्या 39 का क्या हो जाएगा, 39 का आपका खो नंबर होगा, क्यों होगा, यू नो वेरी वेल। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए एक और लेना होगा। अब मेनली यहाँ पे देखिए आप 40 नंबर क्वेश्चन, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का समान होना क्या प्रदर्शित करता है। समझिए कि अगर, अरे सिलेक्ट जन्म दर है ना, ये मान लेते हैं ये दोनों हैं, तो जन्म दर और मृत्यु दर मान लेते हैं, जो भी जन्म दर इधर है इस तरफ बन रहा है, और इधर भी क्या है, इस तरफ बन रहा है, ये महिला, ये हो गया पुरुष साइड। इधर तो कलर चेंज कर देता हूँ तो और आपको समझ में आएगा ज़्यादा। ठीक है, ये मान लेते हैं पुरुष वाला है, ठीक है, और इधर तो ये दोनों बराबर है, तो अब ऐसी बात किसको शो करेगा, हाँ आप देखिए, तो स्थिर जनसंख्या शो करेगा कि नहीं, स्थिर जनसंख्या। विस्तृत जनसंख्या होने का मतलब ये होता है कि विस्तृत की बात जब करें कि अल्प विकसित देशों के लिए बनाया जाता है, याद रखना होगा कि अल्प विकसित देशों के लिए बनाया जाता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्प देशों के लिए इसे क्या किया जाता है, बनाया जाता है ना, बनाया जाता है। आधार चौड़े, शीर्ष पतला होता है, सब बताएंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि रुको लाइन ले लेता हूँ जी, आजा। ठीक है, तब इस तरह कलर चेंज कर लेते हैं जी, रेड ले लेता हूँ। ओके गुड। अब देखिए, तो इस तरह अगर मान लेते हैं शंकुकार, अगर इस तरह घटेगा, फिर इस तरह होगा, फिर इस तरह होगा, तो ये देखिए अब कैसा, ये घंटी की तरह बना, ये घंटी की तरह था, घंटी तो स्थिर में घंटी की तरह ही आपका बन जाएगा। ठीक है, सुंडा, इसको सुंडाकार भी बोला जाता है, सुंडाकार पिरामिड। ठीक है, घटती जनसंख्या भी होती है, जिसका मान लेते हैं घटती जनसंख्या क्या हो जाएगी आपका, सिंपल आपका हो जाएगा जापान का, पहले की अपेक्षा घटती जनसंख्या है। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जो जन्म दर, और तो आंसर इसका मेनली क्या हो जाएगा, स्थिर जनसंख्या को शो करता है। क्या आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अगर कॉन्सेप्ट है तो यही कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपने समझ गया होगा ना पूरा, तो मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट मॉडल आप निकाल के बनाना चाहेंगे तो आप देखिएगा कितने सारे क्वेश्चंस उससे मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, देखिए कैसा लग रहा है, जो मैंने बोला था वैसा हुआ कि नहीं हुआ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, बना कि नहीं, क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं, ये सब आप देखें। ठीक है, तो इसलिए थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आप क्या करें, लाइक सब्सक्राइब कर दें, और आप अपना कमेंट, देखिए आप लोग कमेंट नहीं करते तो हमको पता नहीं चलता है ना जी, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, है ना, कमेंट्स करें एकदम पूरा, तब मज़ा आएगा। ठीक है, कमेंट्स कीजिएगा कैसा लगा, तो आप ज़रूर उसमें करें सर कैसा लगा, फिर अगर जो उसमें प्रॉब्लम होती है तो फिर आप बताइएगा क्या नहीं समझ में आया, जो भी आपको लगता है कि ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो फिर हम समझाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग इसको क्या करें, ज़रूर इसको प्रॉपर तरीके से देखें, एक बार आप बढ़िया से देख लेंगे ना, मज़ा आ जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आई होप
कि आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है, कमेंट में ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, है ना। लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर, हमको चाहिए, कमेंट्स चाहिए भाई, कमेंट्स चाहिए कि सर कैसा लगा, ये ज़रूर चाहिए सभी लोगों से। अब थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच, बाय बाय। फिर मैं आता हूँ, बाय, थैंक यू।